नमस्कार। आज बात करेंगे इतिहास के उस वीर योद्धा की जिसकी एक दहाड़ ने सोचिए एक विशाल साम्राज्य तक की नींव हिला दी थी। जी हाँ, ये कहानी है मेवाड़ के उस शेर की जिसे हम सब महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। उन्हें एक उपाधि मिली थी, मेवाड़ केसरी, मतलब मेवाड़ का शेर। पर यह सिर्फ एक नाम नहीं था, आप समझिए, ये तो उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति और अपनी मिट्टी के लिए जो उनका प्यार था ना, उसका प्रतीक था। और यही वो चीज थी जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो साल था 1572। जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे तो वो कोई फूलों का सेज नहीं था, बल्कि कांटों का ताज था। उन्हें विरासत में मिला ही था एक बहुत बड़ा संघर्ष। सोचिए, एक तरफ अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ मेवाड़ की आजादी की एक जलती हुई मशाल। असल में ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक तरफ थे अकबर, जिनका सपना था कि पूरा हिंदुस्तान एक ही झंडे के नीचे आ जाए, और दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनका प्रण था कि कुछ भी हो जाए, मेवाड़ का झंडा कभी नहीं झुकेगा। यहीं से शुरू हुई वो लड़ाई जो बराबरी की तो बिल्कुल नहीं थी। और देखिए, ये वो दौर था जब ज्यादातर राजपूत राजाओं ने मुगल सत्ता को मान लिया था, मतलब अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन महाराणा प्रताप, उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना, विद्रोह का। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अकेले ही अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। लेकिन सीधी लड़ाई से पहले ना, कूटनीति का एक बड़ा खेल खेला गया। सम्राट अकबर एक बहुत ही चतुर शासक थे, ये तो हम जानते हैं। तो उन्होंने सीधे तलवार उठाने के बजाय पहले शांति का हाथ आगे बढ़ाया। पूरी कोशिश की कि किसी तरह प्रताप को अपने पाले में कर लिया जाए। और ये कोशिश कोई एक दो बार नहीं हुई। अकबर ने एक एक करके 4 बार अपने सबसे बेहतरीन दूतों को मेवाड़ भेजा। पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास और आखिर में टोडरमल। हर किसी ने जाकर प्रताप को समझाने की पूरी कोशिश की। इससे पता चलता है कि अकबर इस मामले को शांति से सुलझाने के लिए कितने गंभीर थे। लेकिन नतीजा? हर बार जवाब एक ही मिला, नहीं। बात सीधी सी थी। महाराणा प्रताप के लिए मेवाड़ की मिट्टी का सम्मान किसी भी शाही पद या प्रस्ताव से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये एक ऐसा उसूल था जिसके लिए वो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। तो जब बातों से समझाने बुझाने से काम नहीं बना, तो फिर तलवारों की बारी आई। और यहीं से शुरू होती है इतिहास की वो जबरदस्त कहानी जिसे हम सब हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये थी महाराणा प्रताप की असली अग्नि परीक्षा। तारीख थी 18 जून 1576। वो सुबह जब हल्दी घाटी की पीली मिट्टी खून से लाल होने को तैयार थी, उसी तंगसी घाटी में इतिहास की वो लड़ाई लड़ी गई जिसने महाराणा प्रताप का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और इस लड़ाई की सबसे बड़ी और अजीब बात जानते हैं क्या थी? मुगल सेना की कमान खुद एक राजपूत के हाथ में थी, आमेर के राजा मान सिंह। तो ये लड़ाई सिर्फ 2 सेनाओं की नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक तरह से 2 राजपूतों के बीच स्वाभिमान और कर्तव्य की लड़ाई बन गई थी। मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपाइली कहा है। ये थर्मोपाइली प्राचीन ग्रीस की एक मशहूर लड़ाई थी, जहां बहुत थोड़े से सैनिकों ने एक बहुत बड़ी सेना को रोक दिया था। तो ये तुलना एक तरह से मेवाड़ के वीरों के उस जबरदस्त साहस को एक सलाम है। अब सवाल उठता है कि हल्दी घाटी में जीता कौन? इस पर आज भी इतिहासकारों में बहस चलती है। लेकिन आप देखिए, जीत और हार के नंबरों से कहीं बढ़कर ये युद्ध महाराणा प्रताप के उस जज्बे की निशानी बन गया जो कभी हारा ही नहीं। तो हल्दी घाटी कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। महाराणा प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी, बस अपनी रणनीति बदल दी। अब लड़ाई महलों से निकलकर मेवाड़ के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और घने जंगलों में पहुंच चुकी थी। उनके संघर्ष के दिनों का एक बहुत ही भावुक किस्सा सुनाया जाता है। कहते हैं कि जंगल में भटकते हुए एक दिन एक जंगली बिल्ली आई और उनके बेटे के हाथ से घास की बनी रोटी छीनकर भाग गई। अपने बच्चे को उस एक रोटी के लिए रोता देख प्रताप का सोया हुआ स्वाभिमान फिर से जाग गया और उन्होंने ठान लिया कि अपना राजपाट वापस लेकर रहेंगे। इस घटना के बाद अरावली की पहाड़ियां ही महाराणा प्रताप का नया किला बन गईं। यहीं से उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि छापामार युद्ध शुरू किया।
उनकी रणनीति इतनी कामयाब थी कि विशाल मुगल सेना दिन के उजाले में भी मेवाड़ के जंगलों में घुसने से घबराने लगी। और उनकी ये रणनीति काम कर गई। एक-एक करके उन्होंने 36, जी हाँ 36 मुगल चौकियों पर कब्जा कर लिया और अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से मेवाड़ का झंडा लहरा दिया। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत था। और फिर आया साल 1582 और दिवेर की लड़ाई। इस लड़ाई ने तो जैसे पूरे संघर्ष का पासा ही पलट दिया। ये इतनी बड़ी और निर्णायक जीत थी कि कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। मतलब ये प्रताप की वापसी का बिगुल था। अब अपने जीवन के आखिरी सालों में महाराणा प्रताप ने सिर्फ तलवार ही नहीं चलाई, बल्कि उन्होंने कला और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने सिर्फ अपना राज्य ही वापस नहीं जीता, बल्कि उसकी जो आत्मा थी उसे भी फिर से जिंदा किया। अपने जीवन के आखिर तक आते आते महाराणा प्रताप ने सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर बाकी लगभग पूरा मेवाड़ मुगलों से आज़ाद करा लिया था और उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, जो कि उनके लंबे संघर्ष की कामयाबी का एक जीता जागता सबूत थी। और ये चावंड सिर्फ एक राजधानी बनकर नहीं रह गया, ये कला और संस्कृति का एक बड़ा सेंटर बन गया। उन्हीं के राज में मशहूर चावंड पेंटिंग स्टाइल की शुरुआत हुई, बड़े बड़े विद्वानों को सम्मान मिला, मंदिर बनवाए गए। ये सब एक शांत और खुशहाल दौर की शुरुआत थी। फिर साल 1597 में महाराणा प्रताप ने अपनी आखिरी सांस ली, पर सबसे खास बात यह है कि उनकी मौत किसी जंग के मैदान में नहीं हुई, बल्कि अपनी ही आज़ाद राजधानी चावंड में बड़े सुकून से हुई। उन्होंने एक विजेता की तरह अपनी ही जमीन पर एक आज़ाद शासक के तौर पर इस दुनिया को अलविदा कहा। महाराणा प्रताप की ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है कि किसी शासक की असली विरासत क्या होती है। क्या वो जंग के मैदान में दिखाए गए उसके शौर्य से बनती है, या फिर मुश्किल हालातों में शांति और अपने राज्य को फिर से बनाने के उसके प्रयासों से? शायद इसका जवाब इन दोनों में ही कहीं छिपा है।